नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलम बैन आप सभी का अन अकेडमी पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम जो अपना एक इंटरनेशनल एजेंडा चलाते हैं जिसमें हम वीकली जो आईआर की खबरें रही हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। इस वीक के दोस्तों अगर हम खबरों की बात करें जो रही, वो 4-5 न्यूज़ रही। हालांकि कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो इस वीक नहीं रहा, लेकिन फिर भी 4-5 न्यूज़ हैं जो हमारी रही, उनको हम देखते हैं। दोस्तों, एक मुद्दा रहा यहाँ पर आपका आयरलैंड का, जो ये उत्तरी आयरलैंड है, इसका दोस्तों एक मुद्दा रहा। और मुद्दा क्या रहा कि पहली बार उत्तरी आयरलैंड में वो सरकार आई है जो आयरलैंड के एकीकरण का क्या करती है, समर्थन करती है। यानी कि अगर हम बात करें कि ऐसी गवर्नमेंट जो जो सदर आयरलैंड है, यानी कि जिसको एक आयरिश गणराज्य या आयरलैंड गणराज्य कहा जाता है, उसका क्या करती है, समर्थन करती है, उसके साथ जुड़ने की बात करती है। तो थोड़ा सा पहले इसी न्यूज़ को हम थोड़ा देखते हैं दोस्तों, इस न्यूज़ को जानने का प्रयास करते हैं मैटर क्या है। अगर हम उत्तरी आयरलैंड की दोस्तों बात करते हैं तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों, ये है। और यहाँ दोस्तों ये आपका इंग्लैंड, दोस्तों ये इंग्लैंड, और ये स्कॉटलैंड, और ये दोस्तों आपका वेल्स, ये आपका नॉर्थ आयरलैंड, और ये आपका आयरिश गणराज्य यानी कि आपका आयरलैंड। हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो कैथोलिक, यहाँ दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे कैथोलिक, कैथोलिक की जनसंख्या यहाँ पर है। और यहाँ पे हम बात करें तो जो क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट हैं उनका दोस्तों क्या है, एक मेजोरिटी है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैथोलिक जो हैं वो माइनॉरिटी हैं, और यहाँ पर प्रोटेस्टेंट वो क्या है दोस्तों, माइनॉरिटी है। थोड़ा सा इसकी हमने एक डेमोग्राफी को जानने का प्रयास किया। जो प्रोटेस्टेंट है उनको कहा जाता है कि ये लोग बात करते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट का जो कहीं ना कहीं यूनियनिस्ट, यानी कि आपका इनको यूनियनिस्ट कहा जाता है, यानी कि ये बात करते हैं कि हमको ब्रिटेन के साथ में रहना है। दोस्तों, जब कहा जाता है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का मतलब क्या है, जिसमें वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है ब्रिटेन। और जब इस ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल हो जाता है तो इसको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। तो जो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के प्रोटेस्टेंट हैं उनका कहना ये है कि हम ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं, ब्रिटेन से अलग होना नहीं चाहते। जबकि जो कैथोलिक हैं, कैथोलिक दोस्तों जो हैं, उनको कहा जाता है कि ये जो है आपका नेशनलिस्ट, ये नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट हैं। और ये बात करते हैं कि जो सदर्न और नॉर्थ आपका क्या है, आयरलैंड है, इसका एकीकरण होना चाहिए, एक होना चाहिए। और ये किसी भी तरह से ब्रिटेन से मिलने की बात नहीं करते। यहाँ पर दोस्तों जो माइनॉरिटी वाली जनसंख्या है, कैथोलिक जो है, कैथोलिक भी इसी बात की डिमांड करते हैं कि वी वांट टू लिव विद द आयरलैंड गणराज्य, यानी कि आपका आयरिश गणराज्य के साथ हम रहना चाहते हैं। जबकि जो मैस्टोरियन पॉपुलेशन है वो इनके साथ दोस्तों रहना चाहती है। अभी जो चुनाव हुए, चुनाव में क्या हुआ, जो कैथोलिक समुदाय यहाँ पर है, यानी कि जो आयरिश गणराज्य के साथ मिलकर रहने की बात करते हैं, यानी कि एक आयरलैंड की यूनिटी की जो बात करते हैं, वो सरकार क्या है दोस्तों, पावर में आ गई है। तो इसलिए क्वेश्चन बना है इंटरनेशनली कि क्या अब आयरलैंड पूरा एक हो जाएगा, जो उत्तरी आयरलैंड है और जो आपका साउथ आयरलैंड है, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और एक बन जाएंगे। थोड़ा सा दोस्तों इसकी कहानी की बात करें, करीब 800 साल पहले इंग्लैंड के द्वारा इस पूरे के पूरे आयरलैंड पर कब्जा किया गया। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अंतिम सालों में यहाँ पर दोस्तों विद्रोह हुआ, और विद्रोह होने के बाद इसके दो हिस्से हो गए आयरलैंड के। 1921 में ये उत्तरी आयरलैंड इंग्लैंड का पार्ट बना, और इन्होंने अपनी आज़ादी की दोस्तों क्या कर दी, घोषणा कर दी। जब यहाँ पर दोस्तों ये आपका उत्तरी आयरलैंड बना, तो उत्तरी आयरलैंड के अंदर दोस्तों क्या हुआ कि जो उत्तरी आयरलैंड के अंदर जो कैथोलिक समुदाय था
इसको अधिकार उतने नहीं मिले जितने प्रोटेस्टेंट समुदाय को वहाँ पर अधिकार मिले। कैथोलिक समुदाय ने वहाँ पर अपने अधिकारों के लिए दोस्तों क्या क्या आंदोलन किया, और इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो करीब 30 साल तक यहाँ पर एक गृह युद्ध भी हुआ, सिविल वॉर भी हुआ, जिसको द ट्रबल्स कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर पूरा आपका एक ट्रबल हुआ, एक संघर्ष हुआ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में। ये 1968 से लेकर 1966 तक चला। 1968 से लेके 1968 96 तक चला। 96 तक 96 तक चला। बाद में दोस्तों क्या होता है कि 96 में एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, किसके बीच में? प्रोटेस्टेंट और आपका कैथोलिक के बीच में, जिसको दोस्तों कहा जाता है गुड फ्राइडे। तो 1998 में एक समझौता होता है जिसको कहा जाता है गुड फ्राइडे। इस समझौते में क्या था कि जो ये कैथोलिक समुदाय थे जिसको अधिकारों को लेकर मांग कर रहे थे, इनको ज़्यादा क्या दिए गए? अधिकार दिए गए। ज़्यादा क्या दिए गए? राइट्स दिए गए। यानी कि जो पहले अधिकार नहीं थे वो अधिकार इनको दे दिए गए। इसके बाद दोस्तों मामला शांत रहा, और जब आप जानते हैं ब्रेग्जिट, जब ब्रेग्जिट हुआ और ब्रेग्जिट में घोषणा कर दी ब्रिटेन ने बाहर होने की ईयू से, उसके बाद भी ये बात उठने लगी कि जो उत्तरी आयरलैंड के लोग हैं वो इस ब्रेग्जिट के होने से सेटिस्फाइड नहीं हैं। उनका कहना ये था कि हम ईयू के साथ रहें। तो तभी से एक बार फिर दोबारा से वहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ कि अब यहाँ पर जो कैथोलिक समुदाय ये है फिर दोबारा से मांग करने लगा है कि हम इनके साथ रहना चाहते हैं। यानी कि आपका जो सदर्न आयरलैंड है, यानी कि जो आयरलैंड गणराज्य है, उसके साथ रहना चाहते हैं। उसको लेकर दोबारा से यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ, और उसी में हम देखें तो चुनाव जो हुए यहाँ पर आपका कैथोलिक समुदाय, यानी कि जो सदर्न आयरलैंड से मिलने के समर्थक हैं, उधर रहने के समर्थक हैं, वो चुनाव जीत गए हैं। तो लिहाजा ये बात अब चर्चा आने लगी है कि क्या अब फिर दोबारा से आयरलैंड जो है दोबारा से मूवमेंट चलेगा और वो आपस में क्या हो जाएंगे? दूसरे से मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। ये एक चर्चा का दोस्तों विषय बना है। तो चलिए दोस्तों हमने ये बात की, यानी कि आपका उत्तरी आयरलैंड के बारे में। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी न्यूज़ रही यहाँ पर रही, वो आपका पाकिस्तान को लेकर दोस्तों न्यूज़ रही। आप जानते हैं पाकिस्तान में भी चुनाव हुए, और चुनाव में दो पार्टी के बीच में चुनाव हुए। एक तो जो नवाज शरीफ की पार्टी है, और दूसरा आपका जो पीपीपी बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है। दोनों के बीच में तो समझौता हुआ, यानी कि पीएमएल नवाज, यहाँ पर हम बात करें तो जो पीएलएन नवाज, पीएमएल नवाज, और साथ में अब तो उसको पीपीपी, दोनों के बीच में समझौता हुआ। ये दोनों पार्टी मिलकर क्या कर रहे हैं? सरकार बना रहे हैं। यहाँ पर ये हुआ कि जो पीपीपी है इसने ये कहा है, यानी कि जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है, कि हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि सरकार को समर्थन देंगे। देखिए इसको कहा जाता है कि समर्थन दो तरह का होता है। एक तो सरकार के अंदर जाकर, सरकार के अंदर का समर्थन मतलब ये होता है कि हम कुछ मंत्रियों के पद भी लेंगे अपने लिए, कुछ मंत्रालय भी लेंगे। एक बाहर से समर्थन देकर, यानी कि हम कोई मंत्रालय, कोई विभाग नहीं लेंगे, कोई पद नहीं लेंगे, लेकिन हम सरकार को बनाने के लिए, देश के हित के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपको समर्थन देंगे। तो ये तय हो गया है कि यहाँ पर शहबाज शरीफ क्या बनेंगे? पीएम बनेंगे, और ये समर्थन देंगे। लेकिन ये कोई भी आपका मंत्रालय का पद, यानी कि कोई भी मिनिस्ट्री का पद ये नहीं लेंगे, कोई भी मंत्रालय का पद इनके द्वारा नहीं लिया जाएगा। ये बात दोस्तों यहाँ पर तय हुई। अब ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी भी कही जा रही है कि पीपीपी ने दिमाग लगाया, स्ट्रैटेजी बनाई है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली बात करें, चाहे हम अन्य और कारकों में सोसाइटी के बात करें, सभी बहुत ही संजीदा हैं, बहुत ही तनावपूर्ण है और बहुत ही चिंताजनक है। तो पीपीपी ने बड़ा ही सावधानी से गेम खेला कि अगर कल को ऐसी सरकार जो दी गई है, जो बहुत ही इस समय पाकिस्तान सबसे अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, ऐसे में इस पार्टी को दिया जाएगा तो जो भी कुछ होगा जनता में इमेज इनकी बनेगी। लेकिन इस समझौते के बदले इन्होंने क्या लिया? प्रेसिडेंट का पद और 2 प्रोविंस के गवर्नर का पद, कि ये हम लोग लेंगे। और प्रेसिडेंट का जो पद दोस्तों लिया गया है, वो लिया गया आशिफ अली जरदारी, यानी कि जो बिलावल भुट्टो के जो पिता हैं आशिफ अल जरदारी,
उनको दोस्तों प्रेसिडेंट का पद की सहमति बनी है कि वो पद पर आप लड़ेंगे और वही क्या करेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, और साथ में 2 प्रोविंस के गवर्नर का पद। ये दोनों पद ही ऐसे हैं जो आरामदायक जॉब कही जाती है, आरामदायक पद हैं, और किसी तरह का जनता से सीधा इंटरेक्ट नहीं, जनता से कोई संबंध नहीं, किसी तरह की कोई जवाबदेहिता नहीं। तो कहा जा रहा है कि पीपीपी का एक स्मार्ट मूव है, और पीएमएन नवाज का कि वही सरकार के कंट्रोल में चाहते थे, सरकार का नियंत्रण चाहते थे, सरकार पे पूरा कंट्रोल चाहते थे, उन्होंने ये किया। मेरे लास्ट वीक में जो मैंने एजेंडा बनाया था, मैंने उसमें बताया भी था कि जो वहाँ गवर्नमेंट बनेगी वो इसी पार्टी गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पीछे जो सपोर्ट है पूरा किसका है, यूएस का है। और वहीं जो इमरान खान की पार्टी थी, इमरान खान की पार्टी को जो सपोर्ट था वो था बेटा, वो था आपका सपोर्ट चीन का। तो लिहाजा उनकी तो पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं पाई, उनके निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो जीते चुनाव, संख्या उनकी ज़्यादा थी, लेकिन वो आपस में एक अलायंस नहीं बना पाए, और इन्होंने पहले ही इसका दावा पेश कर दिया। तो लिहाजा पाकिस्तान में ये सरकार बनी है। दूसरी दोस्तों जो खबर रही, वो खबर रही आपका रूस से, रशिया से। रशिया के अंदर दोस्तों आपका पुतिन साहब के एक बहुत बड़े विरोधी कह लीजिए, या उनके जो प्रशंसक नहीं थे, हमेशा पुतिन साहब के अगेंस्ट वो कार्य करते थे। नाम भी आपने सुना होगा, एलेक्सी नावल्नी। एलेक्सी नावल्नी जो है उनका दोस्तों निधन हो गया है, और जेल के अंदर ही दोस्तों क्या है, उनकी डेथ हो गई है जेल के अंदर ही। इनको 19 साल की दोस्तों सजा दी गई थी। हालांकि आप जानते हैं पहले भी 2020 में, अगस्त 2020 में भी इनके ऊपर पॉइजन दिया गया था, और पॉइजन का इलाज कराने के लिए बर्लिन गए थे। बर्लिन से दोस्तों ये वहाँ से वापस भी आए, हालांकि उस समय कहा भी गया था कि रशिया ना जाएं, लेकिन ये रशिया वापस आए थे। उसी के बाद से इनको 19 साल की जेल दी गई थी, और जेल के अंदर इनको जो रशिया की सबसे कहा जाता है कि सबसे फेमस कह लीजिए, सबसे जो सख्त जेल कहा जाता है, अंटार्कटिक सर्किल में जो जेल है वहाँ पर इनको शिफ्ट किया गया था। वहीं इनकी दोस्तों डेथ हुई है, मृत्यु हुई है। और बराबरी पुतिन के ये बहुत ही बड़े विरोधी भी इनको माना जाता है, और उन्होंने बहुत कैंपेनिंग चलाई, चाहे वो आपका कैंपेन हम बात करें, चुनावों के अंदर बात करें विपक्षी पार्टियों को समर्थन देकर, या तमाम तरह के वीडियो, ये जो व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया जो पार्टी है उसको ठगों की पार्टी बोलते हैं, करप्शन की बात करते हैं। यहाँ तक कि पुतिन का जो हाउस बन रहा है बहुत सुंदर, जो महल टाइप से बोलते हैं, तो काफ़ी आलोचना हमेशा करते रहते हैं पुतिन साहब की। तो उसमें माना जा रहा है कि पहले भी जो 2020 में इनको पॉइजन दिया गया था वो रशिया की ही खुफिया एजेंसीज के द्वारा दिया गया था। अभी भी जो एक्शन लिया गया है, जिनकी डेथ हुई है, कहीं ना कहीं उनका हाथ है। हालांकि एलेक्सी नावल्नी को हमेशा वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, उनका हमेशा क्या उसको समर्थन मिला, और काफ़ी फेमस थे वेस्ट के अंदर। तो ये बड़ा एक चर्चा का विषय रहा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इससे सनसनी फैली थी कि भाई कैसे पुतिन साहब जो हैं एक डिक्टेटर की तरह, और अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको मारने से भी नहीं हिचकते हैं। एक दोस्तों ये न्यूज़ रही। दूसरी दोस्तों एक न्यूज़ और रही, और वो रही आपकी इजराइल से लेकर, यानी कि इजराइल के इंसिडेंट को लेकर। और हम देखें इजराइल को लेकर, इजराइल का दोस्तों जो इंसिडेंट क्या रहा, ब्राज़ील ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा, जो लूला डा सिल्वा हैं, उन्होंने इजराइल के ऊपर ये एलिगेशन लगाया है। और कहाँ पर एलिगेशन लगाया, एक अफ्रीकन समिट हो रही थी इथोपिया में, अफ्रीका की एक समिट हो रही थी, जो अफ्रीकन समिट होती है पूरी, तो इथोपिया में जो समिट हो रही थी, उस समिट में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया, और पार्टिसिपेट कर कहा कि जो ये हो रहा है इसराइल के द्वारा, ये एक तरह से जेनोसाइड है। और इन्होंने इसकी तुलना जो है हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया था होलोकास्ट, उससे इसकी तुलना की। अब जाहिर सी बात है वैसी तुलना की जाएगी, तो इसराइल की ओर से प्रतिक्रिया आई। इसराइल ने ब्राज़ील के जो वहाँ पर एम्बेसडर थे उनको बुलाया, उनके आपत्ति दर्ज कराई, तमाम तरह की बातें हुई, तो एक तनाव का वातावरण बना। क्वेश्चन बना कि ब्राज़ील का इस मुद्दे में क्या रोल है। और आपको जानते होंगे साउथ अफ्रीका के द्वारा जब यूएन के अंदर यहाँ पर शांति कराने के लिए, यहाँ पर शांति की स्थापना होनी चाहिए, पीस इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, प्रस्ताव रखा गया था, तो साउथ अफ्रीका के द्वारा रखे गए प्रस्ताव का ब्राज़ील ने समर्थन भी किया था।
देखिए जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को हमेशा एक वॉइस भी कहा गया तीसरी दुनिया की, थर्ड वर्ल्ड की। और आप जानते हैं कि 90s तक एक वर्ड चलता था, थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया, जिसमें ये फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था, इसको सेकंड वर्ल्ड कहा जाता था, और एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका, इनको दोस्तों कहा जाता था तीसरी दुनिया। तो फिलिस्तीन का जो कोज है उसको हमेशा एक कहा जाता है गरीबों का, कि फिलिस्तीन गरीब है, इसराइल पैसे वाला है, ये लोग उसको क्या करते हैं, गरीब मुल्क को दबाते हैं। तो जो फिलिस्तीन में कर रहे हैं अमीर मुल्क, नॉर्थ के कंट्री, ताकतवर कंट्री, वो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। और हम जानते हैं जो ब्राज़ील है वो भी कहीं ना कहीं एक ग्लोबल साउथ की एक बात, कि हाँ जो अफ्रीका के साथ हो रहा है, वही अमेरिका, लेटिन अमेरिका के साथ हो रहा है, वही एशियन कंट्रीज़ के साथ हो रहा है। तो एक बात ये है कि चाहे वो चीन हो, भारत हो, ब्राज़ील हो, साउथ अफ्रीका हो, ये कुछ कंट्री ऐसे हैं जो हमेशा एक प्रतिद्वंदिता करते रहते हैं कि साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि आपका एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़, इनका लीडर कौन बनेगा, इनका नेतृत्व कौन करेगा। हालांकि भारत ने जब से G20 में G21 कराया है, तो इसमें कहीं ना कहीं भारत की स्थिति ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। लेकिन ये कंट्री भी, चाहे वो ब्राज़ील हो, साउथ अफ्रीका हो, ये भी लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो ब्राज़ील के इस स्टेटमेंट को उसी के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि ब्राज़ील ने वही एक मूवमेंट दोस्तों किया है। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ रही, एक न्यूज़ क्या रही, वो भी रशिया से रही। रशिया ने दोस्तों अभी एक मिसाइल सिस्टम डेवलप किया है, और वो मिसाइल सिस्टम है एंटी सैटेलाइट वेपन उन्होंने बनाया है। खासतौर से बात ये हो रही है कि जो रशिया ने बनाया है ये स्पेस में काम करेगा, और स्पेस में जो सैटेलाइट हैं उनको हिट करेगा। तो एक जो स्पेस वॉर का खतरा पूरे वर्ल्ड में रहता है कि एक इस प्रकार का आगे आने वाले भविष्य में, जो हम काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, उस तरह की बातों को लेकर कि अब स्पेस वॉर के अंदर अमेरिका, रशिया ने ये ताकत जुटा ली है कि वो अब किसी भी सैटेलाइट को हिट कर सकता है। खुद रशिया ने 2021 में अपने ही सैटेलाइट को हिट करके क्षमता दिखाई भी थी। अब इस सैटेलाइट के बनने से क्या है कि वो और कंट्री के भी सैटेलाइट को क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। माना जा रहा है चाहे वो रशिया हो और चीन हो, दोनों ही लगातार स्पेस में अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, और ये बढ़ती ताकत कहीं ना कहीं एक स्पेस वॉर के खतरे को जता रही है कि हाँ आने वाले भविष्य में एक स्पेस वॉर होगा। इसको लेकर भी दुनिया ने चिंता जताई कि रशिया का ये वेपन बनना कहीं ना कहीं एक स्पेस वॉर की ओर बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और घटना रही, इंसिडेंट रही, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वर्ल्ड में पहली बार किसी निजी कंपनी ने, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ने क्या किया, एक मून मिशन, वो क्या किया है कि आपका जो चंद्रमा है, यानी कि जो उसका साउथ पोल है, मून वहाँ पर क्या किया है, उतारा है मून के ऊपर, जो उसका नाम था ओडेडियस। ओडेडियस को वहाँ पे दोस्तों क्या किया, सफलतापूर्वक लैंडिंग करा दी है। हालांकि ये निजी कंपनी का है, लेकिन इसमें नासा का भी इसमें सहयोग बताया जा रहा है कि नासा के द्वारा भी सहयोग किया गया। और अमेरिका ने जो अपोलो मिशन किया था, जो पहली बार वर्ल्ड में, यानी कि जो चंद्रमा के मिशन किया गया था, अमेरिका के द्वारा किया गया था, उसके बाद ये दूसरा प्रयास है। लेकिन पहला प्रयास था अमेरिका की नासा के द्वारा, सरकारी प्रयास था, ये एक निजी प्रयास है। अब इससे क्या हुआ है कि जिस प्रकार से सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है कंपनी की, तो ये मान जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं स्पेस के अंदर, मून के अंदर सब जगह अब व्यवसायीकरण होगा। वहाँ पर नए नए क्या होंगे, सेक्टर खुलेंगे, नए क्षेत्र खुलेंगे, और एक नया आपका प्राइवेट सेक्टर खुल गया है, जहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ भी क्या करेंगी, अब अपनी दावेदारी, अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगी। तो ये कुछ खबरें दोस्तों रही इस हफ्ते की, जो हम लोग चर्चा हमने की। दोस्तों अभी अनअकैडमी के ऊपर काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप कोई भी अनअकैडमी का कोई भी आप कोर्स परचेज करते हैं, तो उस पर फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है, और साथ ही 6 मंथ का एक्सटेंशन भी चल रहा है, यानी कि 6 महीने का एक्सटेंशन भी चल रहा है। कोई भी कोर्स खरीदिए उस पर दोस्तों आपका 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही 6 मंथ का आपको क्या मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा। मान लीजिए कोई आपने 1 ईयर का कोर्स लिया, तो 1 ईयर के कोर्स के साथ साथ आपको 6 महीने का, यानी कि वो 1.5 साल हो जाएगा, और साथ ही आपको 50% डिस्काउंट भी दोस्तों मिल जाएगा। एक अच्छा ऑफर है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। और कोई भी कोर्स आप परचेज करें तो आप इस कोड का दोस्तों क्या करें, यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप लाभ उठाएं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। शुक्रिया, जय हिंद।